आपके फोन में डिजिटल मनी और आपकी पॉकेट में 100 का नोट। इनकी स्टोरी शुरू हुई थी ना बैंक से ना गवर्नमेंट से, बल्कि हजारों साल पहले एक्सचेंज से। लेट्स अनकवर द इनक्रेडिबल एवोल्यूशन ऑफ मनी। Hey, this is Pallavi and this is our channel Pallavi Edison। देखो, आज हम लोगों ने क्या चीज पढ़नी है? आज हम लोगों ने पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो एवोल्यूशन ऑफ मनी का मतलब है मनी कैसे कैसे आई थी, क्या क्या मनी में हुआ था। बार्टरिंग ग्रेन टू टैपिंग अ स्मार्टफोन, मतलब बार्टर सिस्टम से लेके स्मार्टफोन तक की जर्नी। मनी में क्या क्या ड्रामेटिकली ओवर 1000 ऑफ इयर्स चेंज आया था। कितनी मनी एवोल्यूशन, मनी में क्या क्या एवोल्यूशन है, मनी में क्या क्या चीजें इफेक्टिव हुई, क्या फायदा हुआ, क्या उसने मॉडर्न इकोनॉमी में रोल प्ले किया, ये आज हम करेंगे इस चैप्टर में। तो वन बाय वन देखो। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ मनी में स्टेजेस देखते हैं। फर्स्ट स्टेज हमारा है बार्टर सिस्टम। देखो यहाँ पे ना कंबाइंड फॉर्म ये है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम वो चीज है जिसमें पैसे की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, मतलब मनी हमारी इन्वॉल्व नहीं थी। जैसे वी ट्रेडेड फॉर क्लोथिंग, हम लोग कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हैं। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कमोडिटी के बदले में कमोडिटी। दिस इज अ बार्टर सिस्टम, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आया, जब बार्टर सिस्टम चला गया तो कुछ टाइम बाद बार्टर सिस्टम को ओवरकम किया। बार्टर सिस्टम गया नहीं था, बार्टर सिस्टम को ओवरकम किया गया था। कैसे किया गया था? मेटेलिक मनी से। मेटेलिक मनी क्या मनी होती है? जैसे हमारे पास कॉइन्स आ गए थे गोल्ड और सिल्वर के, तो इन कॉइन्स को जो ड्यूरेबल थे, इजीली पोर्टेबल थे, जब एक जगह से चीज हमें कैरी करनी है तो इजीली पोर्टेबल थे, तो वो हमारी कौन सी मनी थी? मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी को ओवरकम किया किस मनी ने? पेपर मनी ने। पेपर मनी क्या थी? जो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट ने इशू किए नोट्स, उसको हम लोग बोलते हैं पेपर मनी। तो इजियर टू कैरी बेसिकली ये किसके लिए थी? जितनी भी लार्ज ट्रांजेक्शन्स करनी है उनके लिए हमारे पास आई पेपर मनी। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या आई हमारे पास? बैंक मनी। बैंक मनी को और क्या बोला जाता है? क्रेडिट मनी। क्या बोला जाता है? क्रेडिट मनी। अब इसमें बेसिकली क्या चीज थी क्रेडिट मनी या बैंक मनी में? इसमें हमारे पास चेक्स हो गए, ड्राफ्ट्स हो गए, या हम लोग बोल सकते हैं कार्ड्स। तो इसका एक और नाम अगर हम कार्ड से लगाएं तो क्या बोल सकते हैं? प्लास्टिक मनी। क्या बोल सकते हैं हम लोग? प्लास्टिक मनी, जिसमें हमारे पास डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये अलग से भी तुम लोग पॉइंट्स बना सकते हो, राइट। तो ये जो चीजें थी हमारी क्रेडिट मनी यानी बैंक मनी। बैंक मनी में हमारे पास बेसिकली क्या चीज आई कि हमने फंड्स को असेस किया थ्रू बैंक्स। बैंक्स के थ्रू हमने फंड्स को असेस किया। किसके थ्रू किया? थ्रू चेक्स, थ्रू ड्राफ्ट्स, इन चीजों के थ्रू हमने किया। उसके बाद हमारे पास वही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उनके थ्रू हमने असेस किया। आज के टाइम में जो चीज चल रही है वो ये भी सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो मेन चीज आई वो कौन सी मनी थी? हमारी डिजिटल मनी। तो ये हमें पता होना चाहिए, जो आज हम मनी यूज कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स के लिए, वो हमारी कौन सी स्टेज है? मॉडर्न स्टेज है, दैट इज डिजिटल मनी। देखो कोई भी इंस्टेंट ट्रांजेक्शन्स करनी है तुम्हें, ग्लोबली कहीं पे भी करनी है, कुछ भी करना है, तो हम लोग किसकी हेल्प से कर सकते हैं? डिजिटल मनी। तो डिजिटल मनी में हमारे पास क्या क्या चीज आती है? फर्स्ट वन इज यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें हम लोग बैंक टू बैंक मोबाइल ऐप के थ्रू जहां मर्जी चाहे हम लोग क्या कर सकते हैं? मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या चीज आई है? इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग में हमारे पास क्या चीज है? अगर तुम्हें कोई भी बिल्स पे करने हैं, कोई फंड ट्रांसफर करने हैं किसी भी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, तो तुम लोग को क्या कर सकते हो? यूज इंटरनेट बैंकिंग। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? मोबाइल वॉलेट। जैसे कि तुम लोग करते ही हो, वॉलेट्स यूज करते हो कौन कौन से? पेटीएम हो गए, फोन पे हो गया। इसमें तुम लोग क्विकली व्हाटएवर यू वांट टू क्या कर सकते हो? पे। किसी को भी पेमेंट करनी है तो वो तुम लोग किसके थ्रू कर सकते हो? इन वॉलेट्स के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास डिजिटल पेमेंट्स आती है। डिजिटल पेमेंट्स में हमारे पास क्या आता है?
कि तुम्हें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, देखो डिजिटल पेमेंट जो है वो सारी ये डिजिटल पेमेंट्स है जो हमने यूज किया। तो इसने बेसिकली क्या चीज किया, ट्रेडिशनल कैश एक्सचेंज को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के साथ। मतलब जो चीज तुम लोग ट्रांजेक्शन करते थे थ्रू कैश करते थे, वो इसने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बना दिया, मोड बना दिया, जिसके थ्रू तुम लोग क्या कर सकते हो, पैसा घर बैठे कहीं पे भी बैठे इजीली क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, मनी क्या चीज है। देखो मनी जो आई थी वो ओवरकम, उसने मनी ने जो ओवरकम किया था किसको किया था, बार्टर सिस्टम को किया था। बार्टर सिस्टम में हम सिर्फ और सिर्फ चीजें एक दूसरे के साथ क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे, इसीलिए उसको कमोडिटी टू कमोडिटी भी बोला जाता है, राइट। तो मनी क्या चीज है, वो चीज जो जनरली एक्सेप्टेबल है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज और पेमेंट, जिससे हम कोई भी पॉसिबल चीज खरीद सकते हैं, जिससे हम कोई भी पॉसिबल चीज बेच सकते हैं, और विदाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायरेक्ट बार्टर। मतलब जो कॉम्प्लिकेशन हमें बार्टर सिस्टम में आ रही थी वो मनी ने बहुत ज्यादा क्या कर दी, इजी कर दी। तो मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए जो बार्टर सिस्टम में नहीं थे। सबसे पहली चीज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, इसको हर बंदा एक्सेप्ट करता है। कभी सुना है कि हमने कोई चीज लेनी है और सामने से बंदा बोले मैं मनी नहीं लूंगा कुछ और लूंगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ये जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, इट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। नेक्स्ट ये बहुत ज्यादा क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब ड्यूरेबिलिटी। थर्ड इज पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का भी मतलब क्या है, इजीली कैरी कर सकते हो। बार्टर सिस्टम में हर चीज को कैरी करना इज नॉट इजी, इट वाज नॉट इजी, तो इसलिए हमने क्या किया, हमारे सिस्टम में क्या आया, मनी। डिविजिबिलिटी, कब भी तुम चाहते हो आज थोड़ी अमाउंट दे सकते हो, बाद में मतलब स्मॉलर यूनिट्स में तुम इसको स्प्लिट कर सकते हो। यूनिफॉर्मिटी, मतलब ये कंसिस्टेंट वैल्यू है, क्वालिटी सेम, ये नहीं बोलते हम आपका नोट अच्छा नहीं है, आपके नोट की क्वालिटी घटिया है, उसके नोट की क्वालिटी अच्छी है, या कुछ भी, सबके नोट एक जैसे होते हैं, क्योंकि आरबीआई ने जैसे नोट सबके लिए मतलब पूरे के पूरी इकोनॉमी के लिए एक ही जैसे 10 का नोट आएगा, एक ही जैसे 500 का नोट आएगा, कम ज्यादा क्वालिटी इसमें नहीं होती है। स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, ये जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होती, 10 की वैल्यू ऐसी नहीं है, बहुत टाइम लगता है फ्लक्चुएट होने को, तो स्टेबल है इसकी वैल्यू, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, अब मनी की डेफिनेशन देनी है। देखो वो एक तरह से जो डेफिनेशन थी हम उसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो हमें सबसे जो चीज शो करनी होती है एग्जाम के टाइम में, वो क्या शो करनी होती है, कि हम अपने पॉइंट्स को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सॉरी, तो हर चीज हमारी क्या आती है, जब भी हम पेपर लिख रहे होते हैं, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें इंट्रो देनी है, तो उस इंट्रोडक्शन में तुम्हें मनी के इंट्रोडक्शन में लिख देना है कि वो एक्सेप्टेबल है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, नॉर्मल। बट उसके बाद तुम्हें किसी भी इकोनॉमिस्ट का क्या लिखनी है, प्रॉपरली डेफिनेशन देनी है। तो इकोनॉमिस्ट जो है वो तुम्हें क्लियर डेफिनेशन बताते हैं, उसमें हमने हमारे पास दो डेफिनेशन है। सबसे पहले क्या है, क्राउदर ने क्या बोला, बोला दोनों ने, एंड में अगर तुम लोग देखोगे तो एंड में जो डेफिनेशन निकल के आ रही है वो सेम है, पर लेकिन दी दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने। तो क्राउदर ने क्या चीज बोली है, मनी वो चीज है जो जनरली एक्सेप्टेबल है, हर बंदा इसको एक्सेप्ट करता है, एट द सेम टाइम एक्ट एज मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। सेम वे रॉबर्टसन ने क्या बोला है, इट इज एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेबल इन पेमेंट। बात तो फिर वही आ गई ना, दोनों की दोनों अगर डेफिनेशंस को आप डीपली देखो तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी दोनों के दोनों डेफिनेशंस में आ रही है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दोनों डेफिनेशंस क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आ रही है, मनी। अब देखो एक डेफिनेशन है हमारे पास, फेमस डेफिनेशन है वॉकर की, ये भी देखो हमारा इकोनॉमिस्ट था जिसने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। मनी इज व्हाट मनी डज, पैसा क्या है, पैसे से क्या कर सकते हो, पैसा वो है जिसके कारण तुम क्या क्या काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, तुम लोग कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकते हो। यूनिट ऑफ वैल्यू, जितने की चीज ले रहे हो तुम्हारी वैल्यू है, वर्थ है उतनी, ठीक है। स्टोर करके रख सकते हो इसको तुम, स्टोर ऑफ वैल्यू। और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट,
व्हाट डज इट मीन? डेफर्ड फ्यूचर पेमेंट, आज लोन लिया, फ्यूचर में कभी भी पे कर सकते हो, जो कि तुम बार्टर सिस्टम में नहीं कर सकते थे। तो अदर वर्ड्स में भी देखो, मनी क्या चीज है जिसमें तुम ओवरकम कर रहे हो किसकी डिफिकल्टीज को, किस चीज की डिफिकल्टीज को ओवरकम कर रहे हो, जो थी बार्टर सिस्टम, जिसमें ना तो यूनिट ऑफ वैल्यू थी, डबल कोइंसिडेंस, दूसरे एक दूसरे को चीजें चाहिए होती थी, स्टोर नहीं कर सकते थे और फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते थे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? मनी चाहिए ही क्यों? क्यों लोग कैश को होल्ड करके रखते हैं? देखो, ये वैसे तो तुम्हारे सिलेबस में, अगर मैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये शायद पेपर में आ भी सकते हैं, नहीं भी, पर बहुत कम चांसेस है। बट ये तुम्हें पता होना चाहिए, जब हम मनी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो तुम्हें डिटेल पता होनी चाहिए कि पेपर में क्या क्या चीज आ सकती है, राइट। तो सबसे पहले कैश बैलेंस होना क्यों चाहिए? लोग पैसा क्यों होल्ड करते हैं, क्या रीजन होता है? 3 रीजन है इसके। सबसे पहला, ट्रांजैक्शन मोटिव, मतलब डे टू डे खर्चे चलाने के लिए जो लोग हैं वो क्या रखते हैं? पैसा होल्ड करते हैं। तो पहली चीज क्या है, देखो, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजेक्शन मनी। वो कहते हैं जो डिमांड ट्रांजेक्शन की है इसका और इनकम का पॉजिटिव रिलेशन है। वेरी वेरी ट्रू, अगर हम देखें बिल्कुल सही है। कैसे? इनकम बढ़ेगी तो भाई तुम डे टू डे के खर्चे भी तो बढ़ाओगे, तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, तुम्हारे एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, तो इनका रिलेशन क्या हुआ? ये बढ़ा, ये भी कम, ये कम हुआ, ये भी कम, तो इनका रिलेशन आपस में क्या हुआ? पॉजिटिव रिलेशन। सेकेंडली, हम पैसा क्यों होल्ड करते हैं? प्रिकॉशनरी मोटिव के बेसिस पे। अब ये क्या चीज है? कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, कोई एक्सीडेंटल केस आ गया, कोई बीमार हो गया, उसके लिए भी यू नीड टू होल्ड द कैश, राइट। तो अब ये भी देखें, इसमें भी रिलेशन क्या है? पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव रिलेशन है? तुम्हारी जितनी ज्यादा इनकम बढ़ेगी तुम उतना अपने लिए क्या करके रखोगे? अनफोर्सिन चीजों के लिए तुम लोग पैसा बचा के रखोगे, मतलब प्रिकॉशंस के लिए उतने ही पैसे इंक्रीज कर दोगे। तो इनका भी रिलेशन क्या हुआ आपस में? पॉजिटिव रिलेशन। थर्ड वन इज स्पेक्युलेटिव मोटिव। स्पेक्युलेटिव मोटिव का मतलब, स्पेक्युलेशन क्या होता है? जब तुम काल्पनिक चीजें करते हो, मतलब स्पेक्युलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी। सट्टेबाजी मतलब शेयर्स में पैसा लगाना, बॉन्ड्स में पैसा लगाना। तो इस केसेस में तुम क्या करोगे? सिर्फ एक इकलौता ये केस है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? रिलेशन नेगेटिव हो गया। अब भाई ये नेगेटिव कैसे हो गया? कुछ सोचो, जब भी तुम्हें कहीं पे पैसा लगाना है तो तुम उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत बड़ी चीज होती है जो तुम जरूर देखते हो। इसमें अगर तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हुआ तो तुम्हारी डिमांड जो शेयर्स के लिए, स्पेकुलेशन के लिए, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका रिलेशन क्या हुआ? नेगेटिव। और वही रेट कम हुआ तो तुम सोचोगे आगे के लिए शेयर्स के पैसे जो हैं, जो रेट जो है, रिटर्न जो है बढ़ सकती है, तो तुम लोग क्या करोगे उस केस में? तुम लोग ज्यादा डिमांड करोगे। तो इनका रिलेशन क्या हुआ? ऑपोजिट, ठीक है, इनवर्स रिलेशन हुआ, नेगेटिव रिलेशन हुआ। तो इसलिए लोग 3 चीजों के लिए, one transaction, second is precautionary and third one is speculation. नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? डेफिनेशन ऑफ मनी। ये और डीपली अगर हम देखें, मनी को और डिटेल में देखें, तो मनी हमारी 2 तरीके की होती है, एक लीगल और एक हमारी कौन सी होती है? लीगल में हमारे पास सबसे पहले क्या चीज है? देखो, लीगल में हमारे पास क्या चीज है? जिस मनी में लॉ लगता है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर लग रहा है, यानी कि लीगली। लॉ तो देखो लग ही रहा है, लेकिन ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है, वहां पे हम लोग उसको बोलते हैं लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। ये कॉमनली एक्सेप्टेबल होती है एंड इट विल बी एंडोर्ड विद लीगल टेंडर पावर, मतलब गवर्नमेंट के अंडर आती है। पावर किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। फंक्शनल डेफिनेशन क्या होती है मनी की? फंक्शनल में वही 4 चीजें जो मैंने पहले बताई हैं, जो मनी फंक्शंस परफॉर्म करती है, यूनिट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट, एक छोटी सी चीज, नैरो और ब्रॉड डेफिनेशन में क्या डिफरेंस होता है? देखो, नैरो का मतलब क्या होता है? छोटा। ब्रॉड का मतलब क्या होता है? एनलार्ज, बड़ा। तो नैरो का मतलब, जो मीडियम ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 ही चीजें आ रही है, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, C+DD।
करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। और जब इसको ब्रॉडली यूज करते हैं तो मनी के और फंक्शन भी जुड़ जाते हैं जिसमें स्टोरेज की बात होती है। तो देखो, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट के साथ ये क्या हो जाती है हमारी, ब्रॉड हो जाती है मनी की डेफिनेशन जो होती है। नैरो मतलब छोटा, ब्रॉड मतलब हम उसको और लेवल पे इन चीजें और इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। फिर हमारे पास दो तरह की मनी होती है, एक होती है मनी, एक होती है हमारी नियर मनी। मनी तो नॉर्मल वही है, मीडियम ऑफ पेमेंट, लीगली जो कैश हमारे पास जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के थ्रू आ रहे हैं हमारे पास पैसा, उसको हम लोग बोलते हैं मनी। नियर मनी क्या हुई, नियर मनी मतलब मनी के बिल्कुल पास, क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी इज कॉल्ड नियर मनी। अब क्लोज सब्सटीट्यूट क्या हुआ, विच इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। क्या चीजें हैं जो इजीली कन्वर्ट हो जाती हैं कैश में, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड हो गए। ये डायरेक्टली तो तुम उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज नहीं कर सकते शेयर्स को। किसी को ये थोड़ी बोलोगे तुम मुझे ये चीज दे दे, मैं बदले में तुझे अपने शेयर्स दे देता हूँ। कर सकते हो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज? कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन नियर मनी को हम इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके साथ इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। उस चीज को बोलते हैं नियर मनी, मतलब मनी के बिल्कुल पास, क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आ रही है, अब देखो इसमें हमारे पास लीगल टेंडर मनी, हमने अभी लीगल डेफिनेशन की थी। लीगल टेंडर मनी में हमारे पास दो चीजें होती है, लीगल टेंडर और नॉन लीगल टेंडर मनी। ठीक है, एक लीगल टेंडर मनी है और एक चीज क्या है, नॉन लीगल टेंडर मनी। तो लीगल टेंडर मनी हमारे पास वही है, फिर एक्सप्लेन दोबारा दोबारा वही चीज जो हमारी पार होती है, किस चीज को उतारने के लिए, हमारे डेट्स को डिस्चार्ज करने के लिए। पार्ट टू डिस्चार्ज डेट्स आर कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। ठीक है, इसमें क्रेडिटर हु रिफ्यूजेस इट इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू रिसीव एनीथिंग एल्स इन पेमेंट। हमारे मतलब जो भी चीज है, चाहे कोई क्रेडिटर है चाहे कुछ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, रिसीव कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मनी रिसीव करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लीगल टेंडर मनी को क्या बोला जाता है, फियाट मनी। फियाट मनी का मतलब क्या होता है, विच इज द मनी ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो मनी गवर्नमेंट के अंडर आती है। गवर्नमेंट के अंडर कैसे आती है, जितने भी सारे नोट्स हैं एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, वो कौन ऑर्डर करता है, वो कौन इश्यू करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो ऑल कॉइन्स है और 1 रुपी नोट है, वो हमारा कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये सारे हम इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। फिर लीगल टेंडर मनी जो हमारी ये है फियाट मनी, ये भी आगे दो चीजों के अंदर आती है। क्या दो चीजें हैं इसमें, एक लिमिटेड, एक अनलिमिटेड। तुम किसी को 10,000 रुपए देना चाहते हो, क्या सारे के सारे कॉइन्स दे सकते हो? इज इट पॉसिबल कि तुम सारे के सारे कॉइन्स दे दो? नो, कभी भी ये चीज पॉसिबल नहीं होती। तो लिमिटेड लीगल टेंडर में क्या चीज आता है कि जो कॉइन्स है हमारे, वो सिर्फ और सिर्फ तुम कहाँ तक दे सकते हो, 1000। अगर कोई इंसान को, अगर कोई भी तुम पर्सन को 1500 कॉइन्स के ही दे रहे हो, तो वो मना कर सकता है तुम लोगों को, क्योंकि सिर्फ लिमिटेड है। क्या लिमिटेशन है इसमें कि लीगली तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग 1000 से ज्यादा कॉइन जो है वो नहीं दे सकते। जो क्रेडिटर है वो रिफ्यूज कर सकता है कि मुझे 1000 से ज्यादा कॉइन्स नहीं लेने हैं, क्योंकि उसकी एक लिमिट सेट हुई हुई है। क्या लिमिट सेट हुई है, 1000 रुपीज। अनलिमिटेड क्या चीज है, जो तुम कितने भी दे सकते हो, वो है हमारे नोट्स। नोट्स तुम कितने भी दे सकते हो, इजीली एक्सेप्टेबल है, अनलिमिटेड है, कोई पेमेंट करनी है, अनलिमिटेड अमाउंट तुम पे कर सकते हो। इसके बाद लीगल के बाद हमारे पास आती है नॉन लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल का क्या मतलब होता है, नॉन लीगल का मतलब है हमारे पास ऑप्शनल मनी, और इसको हम एक और मनी बोलते हैं, फिड्यूशरी मनी। तो ये मनी को हम नॉन लीगल क्यों बोलते हैं, देखो जो ये मनी होती है ना, ये ऑप्शनल मनी है। ये जो मनी चलती है ट्रस्ट के बेसिस पे चलती है, विश्वास के बेसिस पे चलती है, म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे चलती है। तो देखो, इसको हम फिड्यूशरी मनी बोलते हैं। एक्सेप्ट किया जाता है किसके बेसिस पे, ट्रस्ट के, पेयर एंड पे। चेक लगाना है, पेयर जो दे रहा है और जो ले रहा है दैट इज पे। तो इसका विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ये हमारी जो भी ड्राफ्ट, चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारी इसके बीच में ही आती है। क्या वह है ये? नॉन लीगल और फिड्यूशरी मनी। तो ये डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक के अंदर ही हम इसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि होता है ना उसमें सी प्लस डी डी, डी डी मतलब डिमांड डिपॉजिट, चेक्स ड्राफ्ट उसी में आते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? बार्टर सिस्टम। वैसे मैं तुम लोगों को पहले थोड़ा सा बता चुकी हूँ, लेकिन बता के मतलब अभी भी एक बार एक्सप्लेन करने लगी हूँ। इन शॉर्ट, बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? जब हम डायरेक्टली गुड्स के बदले में गुड्स के साथ ही चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हैं। डायरेक्ट एक्सचेंज, कोई पैसे की यूज नहीं होती, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में कि तू मुझे ये चीज दे दे, मैं तुझे बदले में ये चीज दूंगी। लिमिटेड मार्केट होती है, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग ट्रेड जो है वो लार्ज लेवल पे नहीं कर सकते थे, बहुत लो नॉर्मल लेवल पे हम लोग इसका ट्रेड करते थे बार्टर सिस्टम का। तो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस वही हैं जिसको मनी ने ओवरकम किया था। ये तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन देखो बार्टर सिस्टम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसकी कोई कमियां थी, वही तो मनी ने ओवरकम की है, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए इन डिटेल, तभी हम लोग उसमें अच्छे से पेपर में एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। पार्टीज में जरूरी था, मुझे चीज चाहिए तो सामने वाले को भी चीज चाहिए होनी चाहिए, मतलब मुझे चीज चाहिए कोई, तो बदले में उसको भी तो चीज चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं चीज ले रही हूँ और सामने वाला कह रहा है कि नहीं मुझे तो चीज नहीं चाहिए, तो क्या तुम लोग उसमें एक्सचेंज कर सकते हो? नहीं। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की बड़ी प्रॉब्लम थी। सेकेंडली, क्या शेयर कर रहे हो किसके साथ? कितने किलोग्राम ऑफ राइस इज इक्वल टू 1 चेयर? एक चेयर कितने केजी दोगे भाई चावल कि हम उसको इक्वेट कर सके? वर्थ ही नहीं थी। स्टोर करना दूध को, फ्रूट्स को, क्या लेटर के लिए तुम लोग बहुत टाइम के बाद के लिए सेव कर सकते हो? नहीं कर सकते थे। तो वेल्थ इज हार्ड टू प्रिजर्व अंडर बार्टर सिस्टम। मैं अपना पैसा जितनी मर्जी देर रख लूंगी, वो मेरी वेल्थ में काउंट आएगा। लेकिन इसकी वेल्थ क्या थी बार्टर सिस्टम की? दूध रख लेते, खराब हो जाता, फ्रूट्स रख लेते, खराब हो जाते। पेरिशेबल गुड्स को तुम लोग ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हो, तो डिफिकल्टी इन स्टोरिंग द वेल्थ, राइट। तो ये लिमिटेशंस थी। अब और लिमिटेशंस क्या थी? फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर पाते थे, ट्रांसफेरेबिलिटी नहीं थी। एक जगह को इतनी भारी भारी चीजें तुम लोगों ने, क्योंकि तुम तो कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे थे ना, भारी चीजों को कैसे ट्रांसफर करते? और इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स को, क्या कह सकते हो एक काव को दो हिस्सों में बांट दो, आधी आज ले जाऊंगा आधी फिर ले जाऊंगा? नहीं कर सकते। छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में तुम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते थे। यही सॉल्व की किस चीज ने? मनी ने इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनके, कॉमन मेजर बनके, स्टोर करके वैल्यू को, और डेफर्ड पेमेंट, यानी फ्यूचर में अगर आज लोन लिया बाद में उसको लेटर ऑन पे कर सकते हो, और इजीली ट्रांसफरेबल है, मतलब एक जगह से तुम लोग दूसरी जगह पे चीजें इजीली बेच सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में इस चैप्टर में बाकी 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई 3 नंबर का बाय चांस क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पीरियोडिक्स में, तुम्हारे सेमेस्टर में, प्री बोर्ड्स में, तो वो क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आता है। 1 नंबर का तो मनी सप्लाई आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट कौन सा है। दूसरा 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो ये टॉपिक बहुत ध्यान से समझना, राइट। पहली चीज तो मनी सप्लाई क्या चीज है? वो अमाउंट मनी की, मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। भाई नेशनल इनकम में बहुत अच्छे से मैंने ये चीज बताई थी, जब भी कोई चीज को हम मेजर करें पॉइंट ऑफ टाइम से, उस चीज को क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट बोला जाता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट बोला जाता है। क्या माना जाता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो मनी सप्लाई क्या चीज है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। वो मनी जो अवेलेबल है इकोनॉमी में एट पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई, राइट। तो मनी सप्लाई में हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, सी एंड डी डी, मतलब नेट डिमांड डिपॉजिट। सी मतलब वो करेंसी विच इज हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। फिजिकल करेंसी, नोट्स और कॉइन्स जो सर्कुलेशन में आते हैं, जो आरबीआई इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉइन्स तो उसी ने करने हैं भाई, तो जो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करते हैं
वो करेंसी पब्लिक की किस में आती है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी मनी सप्लाई का पार्ट है। सेकेंड कंपोनेंट हमारा कौन सा है? डिमांड डिपॉजिट, मतलब बैंक में पैसा जब भी चाहो विड्रॉ करवा सकते हो। सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में तुम्हारे कोई भी पैसा पड़ा है, whenever you want to withdraw that amount, उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। तो ये दो चीजें हैं हमारी जो मनी सप्लाई में आती हैं। क्या फॉर्मूला बनता है मनी सप्लाई का? C प्लस डी, मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो पैसा किसके पास है? पब्लिक के पास है, और डिमांड डिपॉजिट जो आप कभी भी चाहो विड्रॉ करवा सकते हो अपने करंट अकाउंट में जो पैसा होता है, जो सेविंग अकाउंट में पैसा होता है। देखो मनी सप्लाई को क्या अभी बता के हटी हूँ। M1 जो मेजर है ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म है। कैसे लिक्विड है भाई? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, पैसा कैश जो भी पब्लिक के पास पैसा पड़ा है। डिमांड डिपॉजिट जो भी आप विड्रॉ करवा सकते हो, ठीक है, जो तुम्हारे अकाउंट्स में पड़ा है। अदर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट्स में हमारे पास क्या आता है? जो RBI, कॉसिक, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में आ रहा है, फॉरेन सेंट्रल बैंक में आ रहा है, IMF में आ रहा है, वर्ल्ड बैंक में आ रहा है। लेकिन ये कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा RBI का वो इंक्लूड नहीं करता। कुछ ही चीजें अदर डिपॉजिट्स में, जो कुछ इंस्टीट्यूशंस है जो इसमें इंक्लूड होंगे अदर डिपॉजिट में, लेकिन जो डिपॉजिट हमारा कमर्शियल बैंक्स, RBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद RBI, वो इंक्लूड इसमें नहीं होता, राइट। तो M1 हमारा सबसे लिक्विड फॉर्म है। पेपर में ना कई बार क्वेश्चन आता है कौन सा ट्रांजैक्शन के लिए मेजर है जो इजीली यूज हो सकता है, वो हमारा कौन सा है? M1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? मनी सप्लाई में कौन कौन सी चीजें नहीं आती? वैसे मैंने तुम्हें अभी चीज बताई है कि जो भी कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद RBI है वो चीजें एक्सक्लूड होती है, इंक्लूड नहीं होती हैं। तो एक बार देख लेते हैं मनी सप्लाई में क्या चीजें नहीं आती। जो मनी क्रिएटेड यूनिट होते हैं, भाई कौन बनाता है मनी? पैसा कौन बना रहा है? कौन छाप रहा है नोट? RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद RBI, मनी क्रिएटिंग यूनिट या फिर प्रोड्यूसर ऑफ मनी, गवर्नमेंट सेक्टर या बैंकिंग सिस्टम, जो अभी हमने बात की है कमर्शियल बैंक्स की, वो हमारे जो है वो इंक्लूड नहीं होते। कैसे? अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, याद रखना करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इंक्लूड होता है, एक्सक्लूड कौन से होते हैं? करेंसी हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, ये हमारे जो है वो नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई है। जो भी स्टॉक होगा गोल्ड का सेंट्रल बैंक यानी RBI के साथ, वो भी इंक्लूड नहीं होता। जो गवर्नमेंट के खजाने में, ट्रेजरी में जो भी पैसा होता है कैश, वो भी इंक्लूड नहीं होता। किसमें? मनी सप्लाई में। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? हाई पावर्ड मनी, 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मनी सप्लाई, मनी सप्लाई अभी हमने किया C प्लस डी, जो पब्लिक के पास पैसा है, जो हमारे डिमांड डिपॉजिट यानी कि बैंक्स में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में पैसा है, वो हमारा मनी सप्लाई होता है। हाई पावर्ड मनी फिर क्या हुआ? C तो सेम ही हो गया, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, लेकिन जो रिजर्व्स बैंक के पास पड़े होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? हाई पावर्ड मनी में आते हैं, यानी कि कैश रिजर्व्स विद द बैंक, जो मनी सप्लाई में नहीं आते, किस में आते हैं? हमारे हाई पावर्ड मनी में। हाई पावर्ड मनी में क्या क्या चीजें हैं? C प्लस R, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, एंड जो भी कैश रिजर्व्स विद द बैंक्स पड़े होते हैं वो हमारे रिजर्व सारे किस में होते हैं? हाई पार्ट में। तो हाई पार्ट जो है वो ज्यादा ब्रॉडर टर्म हुई और मनी सप्लाई हमारी क्या हुई? उससे नैरो हुई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आ रही है? मनी और क्या क्या कर सकता है? पहले बता चुकी हूँ ऑलरेडी। चीजें स्टोर करनी है तुम लोगों ने, जो बार्टर सिस्टम में तुम लोग नहीं रख सकते थे लॉन्ग टर्म के लिए। पेमेंट फ्यूचर में करनी है, या बहुत सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे भेजनी है, मनी की फॉर्म में इजीली ट्रांसफरेबल है, लेकिन बार्टर सिस्टम में वो चीजें नहीं थी। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी एंड बार्टर वर्सेस मनी इकोनॉमी, मतलब हम लोग अगर इन दोनों का डिफरेंस लगाएं तो क्या चीजें हैं? देखो बार्टर सिस्टम और मनी में क्या क्या चीजें हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सिर्फ गुड्स के बदले में गुड्स। मनी के टाइम में तुम लोग क्या कर सकते हो? पैसा यूज कर सकते हो। डबल कोइंसिडेंस जरूरी था, सामने वाले को चीजें चाहिए थी, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, पैसा दो चीज खरीद लो। मेजर ऑफ वैल्यू एब्सेंट थी, कोई भी चीज के बदले में कुछ भी ले रहे थे, यहाँ पे प्रेजेंट है।
स्टोर ऑफ वैल्यू बहुत मुश्किल था, पेरिशेबल गुड्स को नहीं कर सकते थे, यहाँ पे इजी। डेफर्ड पेमेंट बहुत मुश्किल था, कैसे नहीं कर सकते थे, आज चीज ली, ये थोड़ी लेटर ऑन नहीं दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे लोन लिया और लोन दे सकते हो। ट्रांसफेरेबिलिटी, जब चीजें कोई बहुत भारी चीजें देनी है, ट्रांसफर करनी है, हेवी लोड्स, हेवी गुड्स, तो बहुत मुश्किल था, और यहाँ पे बहुत इजी है। तो ट्रेड करना किसमें इजी था? ट्रेड करना तुम्हारा मॉडर्न इकोनॉमी में, इसीलिए मनी को क्या बोला जाता है? बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि मनी के थ्रू तुम लोग कोई भी व्यापार कर सकते हो। अगर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो तो किसके थ्रू बढ़ा सकते हो? मनी के थ्रू। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसके थ्रू कर सकते हो? सेविंग्स कर सकते हो, मनी के थ्रू। कोई भी काम को इनकरेज करना है, कोई ऑक्यूपेशन में कोई चीज खरीदनी है, सब कुछ खरीद सकते हो, किसके साथ? पैसे के साथ। लास्ट में हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। देखो ये एक्स्ट्रा माइल ही है, एक्स्ट्रा ही है तुम लोगों के लिए, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, राइट? जो हमारी मनी है वो क्लासिफाई होती है दो चीजों से, एक हमारी होती है मॉनिटरी पर्पसेस की वजह से, और एक होती है हमारी कमोडिटी। देखो जो नोट भी है या गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स भी हैं, तुम लोग देखोगे एक हमारे पास गोल्ड का कॉइन है, सपोज करो गोल्ड का कोई भी कॉइन है, उस पर जो भी उसकी वैल्यू लिखी होगी 1000 ग्राम या जो भी व्हाटएवर जो भी लिखा होगा उसकी वैल्यू, और अगर उसको पिघला देते हैं, मेल्ट करते हैं, उसकी वैल्यू, जो मेटल की वैल्यू होती है, मेटेलिक वैल्यू, तो जो ये वैल्यू ऊपर लिखी हुई है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये उसकी मॉनिटरी वैल्यू। और जिस मटेरियल से ये कमोडिटी बनी हुई है, जिस कमोडिटी से, जिस मटेरियल से वो गोल्ड बना हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं कमोडिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं? कमोडिटी वैल्यू। तो दो चीजें हुई ना हमारे पास, एक मॉनिटरी, एक नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी मतलब मनी, जो पैसा लिखा होता है ऊपर, और नॉन मॉनिटरी मतलब कमोडिटी वैल्यू, राइट? अब देखो सबसे पहले हमारे पास फुल बॉडीड मनी है। फुल बॉडीड मनी कौन सी होती है? वही जो गोल्ड और सिल्वर की बात की है। गोल्ड पे जो भी लिखा होता है उसकी जितनी भी वैल्यू होती है, अगर मैं गोल्ड को पिघला दूंगी तब भी उसकी सेम वैल्यू रहेगी। इसीलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? ए का मतलब है पैसा, मनी, और बी का मतलब है जो कमोडिटी से वो चीज बनी हुई है। तो इस केस में हमारी ए इक्वल टू क्या रहेगी? बी, यानी कि जो उसकी वैल्यू है सामने और जिसकी वो बनी हुई है कमोडिटी की, दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी? ए इक्वल टू बी। सेकेंड, फुल बॉडीड मनी क्या होती है? इस केस में हमारी जो फेस वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है इंट्रिंसिक यानी कि मेटेलिक वैल्यू से, यानी कि उस मेटल की वैल्यू से, या हम बोल सकते हैं कमोडिटी की वैल्यू से, वो क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे कि पहले जो नोट बनते थे हमारे, वो 100% किसके बैक्ड से बनते थे? रिजर्व्स, गोल्ड और सिल्वर रिजर्व्स के बेसिस पे बनते थे। तो हमारी जो फेस वैल्यू है वो क्या होती थी? मोर होती थी एज कंपेयर टू मेटेलिक वैल्यू। थर्ड हमारा क्रेडिट मनी होता है। इस केस में भी सेम है, हमारी फेस वैल्यू इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक का मतलब यहाँ पे क्या चीज है? कमोडिटी वैल्यू। कैसे हमारी मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा है? अब तुम लोग नोट ले लो, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 500 रुपए का, क्या उस पे जो 500 लिखा हुआ है, क्या उसका नोट जिस चीज से बना हुआ है, क्या उसकी वैल्यू सेम है? नहीं। जो उसका लिखा हुआ ऊपर वैल्यू है 500 रुपया, उसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि फेस वैल्यू की ज्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू उसकी नोट की वैल्यू। देखो जो फेस वैल्यू है वो ज्यादा है। पहले जो होता था, गोल्ड जो होते थे उसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों इक्वल होती थी, लेकिन आज के टाइम में जो पेपर नोट्स हैं उनकी वैल्यू किस लिए ज्यादा है? जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ट्रस्ट। गवर्नमेंट के बेसिस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे, क्योंकि जो नोट छाप रहा है उसकी ट्रस्ट की बेसिस पे, उसकी गारंटी के बेसिस पे हम हमारी जो परचेजिंग पावर मनी की है वो उसके कारण ज्यादा है। अदरवाइज वो नोट की जो वैल्यू है, वो खुद की जो कमोडिटी की वैल्यू है वो इतनी ज्यादा नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तुम्हें इस चैप्टर में फिर भी कोई डाउट आता है, अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती है, कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट बॉक्स में कभी भी आप लोग पूछ सकते हो। तब तक पढ़ाई करो, कॉन्फिडेंट रहो। बाय बाय।